पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा, जो प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। साथ ही बताया कि 60 से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। 6 लाख नौकरियां भी मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। 2,614 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी, जो सतलुज नदी पर बनेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में विकास की हवा बह रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब आतंकवादियों का नहीं बल्कि पर्यटकों का हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि 2022 में करीब 22 लाख पर्यटक केंद्र शासित प्रदेश में घूमने पहुंचे। मंत्रालय की ओर से जारी वार्षिक समीक्षा 2022 के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी आई है। 2018 में जहां 417 मामले सामने आए थे, वहीं 2021 में घटकर 229 मामले रह गए हैं। जबकि सुरक्षा बलों के शहीद होने के मामले में जहां 2018 में 91 दर्ज किए गए थे, वहीं 2021 में यह 42 पर आ गया है। समीक्षा में कहा गया है कि पहले सालाना 6 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर में आते थे, अब यह बढ़कर 22 लाख पर पहुंच गया है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सपा नेता ने एक याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। बता दें कि आजम खान पर लगभग 87 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारत और अमेरिका के बीच मधुर होते संबंधों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब आधा दर्जन भारतीय अमेरिकी को अहम प्रशासनिक पदों के लिए फिर से नामित किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति की ओर से एक बार फिर से एरिक गारसिटी का नाम भारत के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रबंध और संसाधन उप मंत्री के पद के लिए रिचर्ड वर्मा तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर विवेक हेल्गर मूर्ति को नामित किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडेन ने अंजलि चतुर्वेदी को जनरल काउंसिल, रवि चौधरी को वायुसेना के सहायक मंत्री, गीता राव गुप्ता को वैश्विक स्तर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों की राजदूत और राधा अयंगर को रक्षा उप मंत्री के पद के लिए नामित किया है। अमेरिका की शीर्ष ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने भारत में मानव रहित विमानों के लैंडिंग उपकरणों और कल पुर्जों के निर्माण के लिए भारत फोर्स लिमिटेड के साथ समझौते की घोषणा की है। इस कदम से भारत में अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण के लिए एक विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने में मदद मिलेगी। जनरल एटॉमिक्स की एक सब्सिडियरी इकाई सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने कहा कि भारत फोर्स लिमिटेड के साथ उसकी साझेदारी दोनों कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण में सहायक होगी। इससे भारत में मानव रहित विमान उद्योग को गति मिलेगी। उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी शुरू होने से एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है। इसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और पूरे मैदानी भाग पर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पहाड़ों की ओर से आ रही बर्फीली हवा के कारण सप्ताहांत में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। अगले 2 दिन घना कोहरे छाने की भी संभावना है। इसलिए मौसम विभाग ने लगातार 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बर्फीली हवाओं के बीच पंजाब को धुंध की सफेद चादर ने ढके रखा, तो वहीं मौसम विभाग ने मुख्य रूप से आसमान साफ रहने, न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 8 व 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। नकदी संकट के चलते पाकिस्तानी सरकार ने गहराते बिजली संकट को देखते हुए बाजारों और मैरिज हॉल को जल्द बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट ने ऊर्जा बचाने और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि बाजार रात 8:30 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि मैरिज हॉल 10 बजे बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 60 अरब रुपए बच सकेंगे।
साथ ही कहा कि 1 फरवरी से पारंपरिक बल्बों का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। वहीं अधिक बिजली की खपत करने वाले पंखों का उत्पादन जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। इससे लगभग 22 अरब रुपए बचाने में मदद मिलेगी। दिल्ली के कंझावला केस में नए खुलासे हो रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक अंजलि कार के आगे की तरफ बाएं पहिए में फंसी थी, जबकि उसको कार के अंदर ले जाने के कोई सुराग नहीं मिले हैं। FSL की तरफ से कुल 3 रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी जानी है। पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 31 दिसंबर को रात 3 बजे दिल्ली के सुल्तानपुरी कंझावला इलाके की सड़क पर कार सवार 5 लड़कों ने एक लड़की को अपनी कार से 13 किलोमीटर तक घसीटा था। इस घटना में लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी और उसकी मौत भी हो गई थी। असम सरकार ने 4 जिलों को मूल अविभाजित जिलों में विलय करने का फैसला किया है, जिसका विरोध हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य की जिला सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन से किसी भी समर्थन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि होजई जिला भंग कर दिया गया है और भविष्य में इसे फिर से बनाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 31 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने होजई, विश्वनाथ, तमुलपुर और बजाली के प्रशासनिक जिलों को नागांव, सोनितपुर, बक्सा और बारपेटा के मूल अविभाजित जिलों के साथ विलय करने का निर्णय लिया था। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी BSSC की परीक्षा पेपर लीक मामले में राजधानी पटना में सभी पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण है। बता दें कि 23 दिसंबर को आयोजित BSSC परीक्षा के पहले शिफ्ट का पेपर आउट होने के बाद से छात्र लगातार सभी पाली की परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। घटना को लेकर पटना के विशेष कार्यपालक MS खान ने बताया, छात्रों ने हिंसा और तोड़फोड़ शुरू कर दी और इसे नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। कुछ को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जनवरी-फरवरी में आयोजित प्रयागराज माघ मेले के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2800 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इसके अलावा निकट के तीर्थ स्थलों के लिए भी अतिरिक्त 80 बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए MD संजय कुमार ने क्षेत्रवार बसों का आवंटन कर दिया है। MD के अनुसार मेले में मौनी अमावस्या एवं बसंत पंचमी के स्नान पर भारी भीड़ होने की संभावना है। ऐसे में 20 से 27 जनवरी तक संचालन पर मुख्य फोकस रहेगा। 6 फरवरी तक 2800 बसों के संचालन के अलावा 200 बसों को रिजर्व में रखा जाएगा। देश के सर्विस सेक्टर में दिसंबर में तेज वृद्धि देखी गई है। दिसंबर में सर्विस सेक्टर PMI 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर आ गई है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिसंबर में बढ़कर 58.5 पर आ गया है, जो नवंबर में 56.4 पर था। इस तरह यह लगातार 17वें महीने में 50 के ऊपर आया है, जो दिखाता है कि देश में सर्विस सेक्टर में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बता दें कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 50 अंक से ऊपर का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से कम अंक संकुचन को दर्शाता है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला ने कहा कि भारत को इस दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाली 3 सकारात्मक बातें तकनीकी क्षेत्र में नजर आ रही हैं। इनमें तेजी से बढ़ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोजेक्ट, भारतीय कार्यबल द्वारा अपनी क्षमताएं लगातार सुधारना और गिटहब पर डेवलपर्स की गतिविधियां शामिल है। मुंबई में आयोजित माइक्रोसॉफ्ट फ्यूचर रेडी लीडरशिप समिट में नडेला ने कहा कि लगातार शिक्षा लेते रहना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आपकी कार्य शक्ति अपनी क्षमताएं लगातार अपडेट करती है, तो बाजार भी इसके अच्छे परिणाम देता है। तीनों ही तथ्य मुझे भारत के प्रति बेहद सकारात्मक बना रही हैं। CBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1530.99 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लुधियाना की एक निजी कंपनी और इसके 3 निदेशकों समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि कंपनी और उसके निदेशक समेत अन्य अभियुक्तों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के संघ को धोखा दिया और लगभग 1530.99 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी की। आरोपियों ने संबंधित बैंकों से भारी राशि के रूप में कर्ज लेकर अन्य लोगों को हस्तांतरित कर दिया, जिसे लेकर CBI ने चार्जशीट दायर की है। सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत को देहरादून से एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया गया।
यहाँ कोकिलाबेन अस्पताल में उनका आगे का इलाज होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा कि अस्पताल के स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोस्कोपी हेड डॉक्टर दिनशा पारदीवाला की देखरेख में पंत का ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर पारदीवाला इससे पहले सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे क्रिकेटर्स का इलाज कर चुके हैं। बीसीसीआई ने यह भी बताया कि पंत के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी की जाएगी। पंत की रिकवरी और इसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया पर बोर्ड की टीम नजर रखेगी। बता दें कि 30 दिसंबर को कार एक्सीडेंट में घायल होने के बाद से पंत को पहली रुड़की के सक्शन हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया। इसके बाद से उनका इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था।